हाँ जी, नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान के पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला में भाग नंबर 8 लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। इसमें आज का सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके 30 प्रश्न हैं वो आज हम डिस्कशन करेंगे और कोशिश रही तो दूसरा सब्जेक्ट भी आज है वो कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा ई ए पील की मानी जाती है। ई ए पील की परिभाषा ये जो है। अगला है, अध्यापन कौशल की कुछ आवश्यक बातें नीचे दी गई हैं। अध्यापन कौशल की कुछ आवश्यक बातें नीचे दी गई है, तो इनमें से हमें कौन सा कूट है वो सही है वो बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 बी, सी और डी। इसमें सीखने वाले समूह को अभिप्रेरित करना, पाठ्य वस्तु को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, श्रव्य दृश्य सामग्री का समुचित प्रयोग करना, ये 3 है वो इसमें सही है। बाकी ये दोनों इसके सही नहीं हैं। ये सर्वाधिक उचित माने जाते हैं, बी, सी और डी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 92, जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? जो छात्र कक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं उनके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? तो उसको ना तो हम हतोत्साहित करेंगे, ना कक्षा से बाहर निकालेंगे, ना उसकी उपेक्षा करेंगे, हम उसकी सराहना करेंगे और उसे हौसला अफजाई के लिए कुछ शब्द बोलेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण अधिगम की दृष्टि से शिक्षक को बालकों के विकास में किन पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए? यानी शिक्षक को बालकों के विकास के लिए किन पक्षों को है वो ध्यान में रखना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सोच करके जवाब दें। इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर विकल्प। इसमें बी, सी और डी, इसमें क्या होगा, शिक्षक को बालक के विकास के लिए किन किन पक्षों का ध्यान रखना चाहिए? मानसिक विकास का, संवेगात्मक और सामाजिक। शारीरिक रूप से शिक्षक को ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास के पक्षों का है वो शिक्षक को बालकों के अध्ययन करवाते समय, अधिगम करवाते समय ध्यान रखना जरूरी है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से है वो हमें मिलान करना है। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से हमें है वो मिलान करना है। हाँ, एक तरफ तो आपके सिद्धांत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक है वो दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन। इसमें बी का 1 होगा, सक्रिय अनुकूलन प्रतिमान, ये होगा बी एफ स्किनर। ठीक है। दूसरा होगा जागरूकता प्रतिमान सिद्धांत प्रतिमान, तो ये होगा डब्ल्यू एस फिटीज। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान, ये हो जाएगा आपके जोल डीवी। और संज्ञानात्मक विकास प्रतिमान जीन पियाजे। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। अगला है, अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विकास हेतु प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी प्रश्नोत्तर पद्धति का सर्वप्रथम विकास है वो किसने किया था, ये हमें बताना है। तो ये किया था आपके सुकरात ने। किसने किया था? सुकरात ने है वो किया था। चलिए अगला है, यदि छात्र कक्षा में नहीं आए तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? यानी एक टीचर के रूप में आप क्या करेंगे अगर बच्चे हैं वो कक्षा में नहीं आए, तो आप क्या करेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर विकल्प। शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे बच्चे हैं वो प्रेरित हो और बच्चों में रुचि जागृत हो और बच्चे हैं वो कक्षा में अधिक से अधिक भाग लेवें। तो अगला प्रश्न है आपके, नीचे कुछ अधिगम सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से कुछ कौन सा युग्म है वो सही है वो हमें बताना है। तो अधिगम सिद्धांत में कौन सा युग्म है वो सही है वो हमें बताना है। तो सही है वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 नंबर विकल्प, ए, बी और सी। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर दिया गया है, सामान्य से जटिल की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, अज्ञात से ज्ञात नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प। अगला है, बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पद्धति है। बालकों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पद्धति कौन सी है? तो वो हमें बतानी है। तो वो है
समुचित परामर्श है वो मानी जाती है। अगला है, एक सफल शिक्षक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि, यानी एक सफल शिक्षक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों है? तो वो है आपके, यह शिक्षण को सरल एवं रोचक बनाने में उपयोगी है। यह शिक्षण को सरल एवं रोचक बनाने में उपयोगी मानी जाती है। अगला है, कक्षा शिक्षण में अध्यापक को अपना पाठ प्रारंभ करने से पूर्व निम्नलिखित में से किस चरण को प्राथमिकता देना सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यानी कक्षा शिक्षण में अध्यापक जो होता है उसको अपना पाठ प्रारंभ करने से पहले कौन सा चरण है वो उसको सर्वाधिक रूप से उपयुक्त माना जाएगा, जो है वो शुरू करना चाहिए, वो बताना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन। पढ़ाए जाने वाले नवीन पाठ पर आधारित समस्यात्मक प्रश्न पूछना, ये है वो चीज़ उनको करनी चाहिए। चलिए अगला है, पाठ के प्रारंभिक स्तर पर किस शिक्षण प्रविधि का सर्वप्रथम उपयोग किया जाता है? पाठ के प्रारंभिक स्तर पर किस शिक्षण प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग या उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर विकल्प। पाठ के प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण प्रविधि का मूल्यांकन है वो किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कक्षा में किस प्रविधि का प्रयोग अध्यापक को छात्रों द्वारा सर्वाधिक स्मरणीय बनाता है? यानी कक्षा में किस प्रविधि का प्रयोग अध्यापक को छात्रों द्वारा सर्वाधिक स्मरणीय बनाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 नंबर विकल्प। विषय वस्तु को समझाकर पढ़ाना, इससे बच्चे है वो सर्वाधिक समय के लिए स्मरणीय रख पाएंगे। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास आप कैसे करेंगे? विद्यार्थी जो है उनमें सहयोग की भावना आप है वो किस तरीके से करेंगे? तो उसमें आप सामूहिक कार्य देकर के बच्चों में है वो सहयोग भावना का विकास है वो करेंगे, सामूहिक रूप से कार्य सौंप करके। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित पदों को सही क्रम में रखें तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही का चयन करें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो पद है उनका हमें क्रम से रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 नंबर विकल्प BACD। सबसे पहले तो होगा नियोजन, देन उसके बाद में होगा संगठन के बाद में नेतृत्वकर्ता और उसके बाद में नियंत्रण है वो होगा। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों में अधिगम विकास हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र जो होते हैं उनके अधिगम विकास हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक टीचर को है वो क्या करना चाहिए? तो वो हमें बताना है। तो टीचर को शिक्षण को रोचक बनाना चाहिए, शिक्षण को रोचक बनाना चाहिए। कक्षा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? कक्षा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु आप कौन सा कदम है वो उठाएंगे जो सर्वाधिक उचित या उपयोगी माना जाएगा? तो वो होगा समस्या का कारण जानना एवं शिक्षण कार्य में सुधार करना। यानी जो समस्या हमें शिक्षण में करवाने में आ रही है तो उन समस्याओं का कारण जानना और शिक्षण कार्य में उन समस्याओं को सुधार करते हुए अच्छा बेहतर करना। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से जो सही है उसे चुनें। जो सही है उसे हमें चुनना है। तो इसमें जो सही है वो चुनना है, तो इसका 1 नंबर विकल्प सही होगा। अनुदेशनात्मक तकनीकी शिक्षण कला है, अनुदेशनात्मक तकनीकी शिक्षण कला है, बाकी कोई भी है वो इसमें सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित पुस्तकों के लेखक कौन है? इसमें सूची 1 को सूची 2 से है वो मिलान करना है। तो ये जो पुस्तकें हैं उनके हमें है वो मिलान करना है। तो इसमें आपके विकल्प 3 नंबर है वो एकदम सही है, जिसमें आपके एमिली जो पुस्तक है, एमिली पुस्तक के रचनाकार है रूसो। ठीक है, रूसो एमिली की ही है। इसके बाद में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ये किसकी है? आप सब जानते हैं, विलियम मैकडूगल की है वो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल। उसके बाद में आपके एम्पिरिसिज्म ये जो 3 नंबर की पुस्तक है ये आपके जॉन लॉक की मानी जाती है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी ये है वो
थॉर्नडाइक की पुस्तक है। किसकी है? थॉर्नडाइक की। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है? शिक्षण कौशल से संबंधित है वो नहीं है, वो घटक हमें बताना है। तो इसमें शिक्षण कौशल से संबंधित उद्दीपन परिवर्तन है, पुनर्बलन कौशल है, निर्देशन एवं परामर्श है, लेकिन श्यामपट्ट लेखन कौशल ये शिक्षण कौशल से संबंधित घटक नहीं माना जाता। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 नंबर विकल्प। करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? करके सीखना ही आपके अर्थपूर्ण अधिगम है, तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो करके सीखना ये है वो कथन है, दिया गया था आपके जॉन डीवी के द्वारा। जॉन डीवी के द्वारा बात है वो कही गई है, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक संप्रेषण कौशल से संबंधित नहीं है? कौन सा घटक संप्रेषण कौशल से संबंधित नहीं है? तो वो है आपके 4 नंबर विकल्प। माध्यम है संप्रेषण में, उद्देश्य है, निरंतरता है, लेकिन नियोजन है वो इसका कोई घटक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 4 नंबर विकल्प हो जाएगा। अगला है, किशोर अधिगमकर्ता के लिए दी गई सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन है वो करना है हमें। तो इसमें क्या है, सही उत्तर हमें बताना है। तो 112 नंबर जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर 3 है, इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। तो इसमें ए का ए हो जाएगा, ए का परिपरीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान रिचर्ड सचमैन, और उसके बाद में जो आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान है वो हिल्दा द टाबा का है। संप्रत्यय प्रतिमान जो है वो ब्रूनर का है, और सामाजिक अंतः क्रिया प्रतिमान जो है ये आपके किसका है? चौथे का सी हो जाएगा, चौथे का सी फ्लैंडर का माना जाएगा। तो परिपरीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान रिचर्ड सचमैन का माना जाता है। इसमें एक आपके आता है वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान, वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान, और दूसरा आता है परीक्षा प्रतिमान या परिपरीक्षा प्रतिमान। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यहीं इन्हीं प्रश्न पत्रों के माध्यम से कहीं तो उसको सचमैन माना गया है और कहीं उसको सकबाग माना गया है। तो वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान का जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे नॉलेज में है, वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान का प्रतिपादक है वो रिचर्ड जे सकबाग है, और परीक्षा प्रतिमान का प्रवर्तक वो है सचमैन, रिचर्ड सचमैन है वो परीक्षा प्रतिमान का प्रवर्तक है। तो वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान की बात करें तो वो जोसेफ जे सकबाब है। तो ये थोड़ा सा है वो हमें कन्फ्यूज़न कर रहा है, लेकिन इसी प्रश्न को पीछे के प्रश्न पत्रों में थोड़ा अलग दिया हुआ है कि कहीं वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान को सचमैन मान लिया है, कहीं परीक्षा प्रतिमान को जोसेफ जे सकबाब मान लिया गया है। तो इस चीज़ का है वो थोड़ा सा आप खुद है वो स्वयं ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म है वो सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर विकल्प। निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत है वो हिल्दा द टाबा का नहीं है, हिल्दा द टाबा का तो है आगमनात्मक चिंतन सिद्धांत है वो हिल्दा द टाबा का माना जाता है। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, और लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत माना जाता है। निर्मितवादी सिद्धांत किसका है? आप मुझे कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। निर्मितवादी सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? ठीक है, अगला प्रश्न है आपके, अभिक्रमित अधिगम जहाँ प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है उसे कहा जाता है। अभिक्रमित अधिगम जहाँ प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन ये किसका दिया हुआ है? स्किनर का दिया है। शाखीय नॉर्मन क्राउडर का माना जाता है। अवरोही अभिक्रमित किसका है? ये गिलबर्ट का माना जाता है। अगला है, चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम में कौन सी प्रणाली उपागम की पद्धति नहीं है? प्रणाली उपागम की पद्धति नहीं है, वो हमें बतानी है। तो वो प्रणाली अभियांत्रिकी है वो नहीं है, प्रणाली विश्लेषण है,
शोध प्रणाली है और प्रबंधन प्रणाली मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर उपागम तकनीक का एक प्रकार है। जो है सॉफ्टवेयर एक प्रकार की तकनीक का प्रकार है। जो है कैसा है, सॉफ्टवेयर कैसा है? तो सॉफ्टवेयर है वो आपके अमूर्त और मूर्त दोनों हैं। सॉफ्टवेयर को हम देख भी सकते हैं और बिना देखे भी इस चीज़ का है वो अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर जो है वो केवल मूर्त है, हार्डवेयर अमूर्त नहीं है। सॉफ्टवेयर अमूर्त और मूर्त दोनों है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सॉफ्टवेयर अमूर्त और मूर्त दोनों हैं, जबकि हार्डवेयर है वो केवल मूर्त है। अगला है, निम्न में से कौन सी विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली साहित्यिक सामग्री है? तो क्या है, इसमें कंप्यूटर माना जाता है। अगला है, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है क्योंकि क्या है, क्योंकि ये एक कंप्यूटर अधिगमकर्ता के प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्णय लेता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 नंबर विकल्प। अगला प्रश्न है, निम्न सूची में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये है कि इसमें गलत पूछा है, जबकि इसमें गलत बताया विकल्प आरपीसी ने तो इसको 3 नंबर ऑप्शन माना है, जबकि डेविड आशुबेल का तो अग्रिम संगठन प्रतिमान माना गया है। और कार्ल रोजर्स का अनिर्देशित प्रतिमान ये इसका सही है, बिल्कुल ये भी इसका सही है। और ग्लेसर का ये जो है, इनमें से ये दोनों ही है वो गलत है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान ग्लेसर का नहीं है। ग्लेसर का जो प्रतिमान है ना, वो आपके माना जाता है कक्षा सभा शिक्षण प्रतिमान, कक्षा सभा शिक्षण प्रतिमान। और जो थेलन का है, थेलन का पता नहीं क्या है, मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन समूह अन्वेषण प्रतिमान जो है वो थेलन का नहीं है, ये इतना मैं जानता हूँ कि सामूहिक या समूह अन्वेषण प्रतिमान है वो जॉन डीवी का माना जाता है, जॉन डीवी का माना जाता है। इसके बारे में अगर आपको कोई अलग से विस्तृत नॉलेज हो या इसके बारे में कुछ अलग से आपको ज्ञात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका मुझे जवाब ज़रूर देवें। अगला और अंतिम प्रश्न है, इसमें 120वां जो प्रश्न है ये हालांकि इसी का है। चलिए, इसमें मनोविज्ञान के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मनोविज्ञान के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न पत्र है ड्राइंग, ड्राइंग है ना, ड्राइंग और पेंटिंग, इसके 30 प्रश्न है वो डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में, क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा मांग है सभी के पास, तो उसमें से निकाल करके आपके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपका भी दायित्व बनता है कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि ये देखना तो मस्ट कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर ज़रूर करें। इस अगला प्रश्न है आपके, पहला प्रश्न है इसमें सूची मिलान करनी है, तो इसमें 3 नंबर विकल्प आपके सही है। इसमें अनुबंध होता है, किससे होता है, व्यवहार से। देन उसके बाद में प्रशिक्षण जो है, प्रशिक्षण कहते हैं, प्रशिक्षण से कौशल विकसित होता है। अनुदेशन, उसके बाद में अनुदेशन जो है, अनुदेशन से ज्ञान बढ़ता है। और प्रतिपादन विश्वास प्रतिपादन, ये इसका मिलान सही माना जाएगा। अगला है, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा आश्रित चर कहलाता है, यानी कौन है वो आश्रित चर कहलाता है। तो इसमें आश्रित चर कौन सा होता है, वो आपके छात्र है वो आश्रित चर माना जाता है। शिक्षक जो होता है वो एक आश्रित चर नहीं माना जाता है। विषय वस्तु की जो प्रवृत्तियाँ हैं या पाठ्य सामग्री है वो मध्यस्थ चर कहलाता है। और ये शिक्षक है वो आश्रित चर नहीं होता है, ये एक स्वतंत्र चर मान सकते हैं इसको। तो बच्चा है वो निर्भर होता है टीचर पर। तो इन दोनों के बीच की कॉम्बिनेशन की जो बात है वो पाठ्य पुस्तक, सिलेबस और ये होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार परंपरागत संगठन का सिद्धांत कार्य केंद्रित पर आधारित है, यानी कौन सा शिक्षण व्यवहार परंपरागत संगठन का सिद्धांत कार्य केंद्रित पर आधारित है, तो वो हमें बताना है। तो इसका एक तंत्रीय शिक्षण व्यवहार माना जाएगा। अगला है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ग ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है,
यानी कौन सा पक्ष है वो ज्ञानात्मक का नहीं माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा 4 नंबर ऑप्शन, संप्रतिकरण, ज्ञान, प्रयोग और बोध ये माने जाएंगे, ये हो माने जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है। शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें इनका स्वरूप विशिष्ट होता है, इनका मनोवैज्ञानिक आधार होता है और इनकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, लेकिन इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है। यह इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। ये इस प्रश्न का उद्देश्यों में ये सम्मिलित नहीं होगा, तो इसलिए ये इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गुण किशोरावस्था का नहीं है। किशोरावस्था का गुण कौन सा है वो नहीं है, ये हमें बताना है। तो किशोरावस्था का गुण है वो सामाजिक संबंधों एवं संपर्क में बढ़ोतरी होना, ये तो है। समूह के प्रति निष्ठावान होना, ये भी है। तर्कशीलता का विकास होना, ये भी है। लेकिन आत्म केंद्रित होना ये किशोरावस्था का भाव नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प। अगला है वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्न में से सही कौन सा है, तो वो हमें बताना है। तो सही बताना है, दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, नहीं। वृद्धि का मापन किया जा सकता है जबकि विकास का मापन संभव नहीं है। दोनों जीवन पर्यंत चलती है, नहीं। वृद्धि है वो कुछ समय के बाद में रुक जाती है, जबकि विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, तो दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। पूरक और पर्याय में बहुत ज़्यादा फर्क माना जाता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर हमें ये बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3 नंबर विकल्प। दोनों को देखा जा सकता है, दोनों को देखा जा सकता है। तो वृद्धि को भी देखा जा सकता है और विकास को भी देखा जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3 नंबर विकल्प। अगला प्रश्न है किशोर द्वारा विद्यालय में अवांछनीय व्यवहार करने पर शिक्षक की निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त है। यानी बच्चा है विद्यालय के अंदर ऐसा व्यवहार करता है जो विद्यालय में अशोभनीय है या जो अच्छा नहीं होना चाहिए, तो उसमें शिक्षक का निम्न में से क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए जो उपयुक्त है। तो उसमें इस प्रश्न का 3 नंबर विकल्प आपके एकदम सही माना जाएगा। अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना, यानी जो मूल कारण है जिस कारण से बच्चा इस चीज़ को व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है, तो उस कारण को ही वहाँ से हटा देना। तो ये है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से नैतिक विकास के तत्व कौन हैं। नैतिक विकास के तत्व कौन से हैं, तो इसमें नैतिक विकास के तत्व सभी माने जाते हैं। सांवेगिक तत्व, व्यवहारात्मक तत्व और संज्ञानात्मक तत्व, इसमें सभी विकल्प एकदम सही माने जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार निम्न में से को किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है, पियाजे की कौन सी अवस्था है जिसमें ये चीज़ है वो बढ़ जाती है, तो वो है ठोस संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है, जो हम इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, जो पियाजे की 3 नंबर की अवस्था मानी जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत में किस आयु वर्ग के बालक द्वारा किए गए अपराध को बाल अपराध कहा जाता है। यानी भारत में, इंडिया में किस आयु तक के बच्चे को अगर वो कोई अपराध कर देता है तो वो बाल अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। तो कौन से वर्ष की आयु तक है वो बाल अपराध कहलाता है, तो वो कहलाता है आपके, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 98 का 3 नंबर ऑप्शन, 16 वर्ष से कम। 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष नहीं होगा, इसमें ध्यान रखना है, 16 वर्ष से कम होगा। किशोरावस्था से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। किशोरावस्था से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड माने जाते हैं। एरिक्सन ने मनोगत्यात्मक सिद्धांत दिया था, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व हैं। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं, तो वो हमें बताना है। तो इसमें आपके उद्देश्य होंगे, उद्देश्य होगा, उद्देश्य के बाद में आपके
सामाजिक प्रणाली होगी, और उसके बाद में संरचना होगी, देन उसके बाद में समर्थन प्रणाली होगी। तो ACBD। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 नंबर विकल्प। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह है प्रक्षेपित सामग्री का है, प्रक्षेपित सामग्री का माना जाता है। निम्न में से कौन सा समूह है प्रक्षेपित सामग्री का माना जाता है। तो 101 प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके 2 नंबर विकल्प। फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, OHP जिसे ओवरहेड प्रोजेक्टर बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी और ओपेक प्रोजेक्टर, तो ये है वो प्रक्षेपित सामग्री के उदाहरण माने जाते हैं। अगला है, अग्रिम व्यवस्था शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। अग्रिम व्यवस्था शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। तो ये इसके प्रवर्तक डेविड पी आशुबेल माने जाते हैं। डेविड पी आशुबेल माने जाते हैं अग्रिम संगठन व्यवस्था शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक। ठीक है। जोसेफ जे सकवाब किसके माने जाते हैं। वैज्ञानिक पर्चा प्रतिमान, और केवल पर्चा प्रतिमान का पूछे तो आपके रिचर्ड सचमैन माने जाएंगे। हिल्दा द टाबा जो है वो आपके आगमनात्मक चिंतन के प्रतिपादक माने जाते हैं, और संप्रत्यय आगमनात्मक चिंतन या संप्रत्यय प्रतिमान के प्रवर्तक है वो जेरोमस ब्रूनर माने जाते हैं। अगला, शिक्षण में निम्न में से किस श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग प्रत्यय अधिगम में सहायक है। यानी किस श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग प्रत्यय अधिगम में सहायक माना जाता है। तो वो होगा आपके प्रतिमान। चलिए अगला है, चलना, भावभंगिमा, आवाज़ में उतार चढ़ाव, श्रव्य दृश्य क्रम में बदलाव निम्न में से किस शिक्षण कौशल के अधिगम कौशल के घटक है। चलना, भावभंगिमा, आवाज़ में उतार चढ़ाव, श्रव्य दृश्य क्रम में बदलाव निम्न में से किस शिक्षण कौशल के घटक माने जाते हैं। तो वो हमें बताना है। तो ये आपके माने जाते हैं उद्दीपन भिन्नता। उद्दीपन भिन्नता 104 का 3 नंबर उत्तर है वो एकदम सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन प्राथमिक स्मृति युक्ति है। प्राथमिक स्मृति युक्ति कौन सी है। तो रैम है वो प्राथमिक स्मृति युक्ति मानी जाती है, जिसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी मानी जाती है, पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मानी जाती है, CD रोम ये भी सेकेंडरी मानी जाती है। निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होता है, तो ये हमने बता दिया है। तो इसमें आपके 106 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा 2 नंबर विकल्प। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो वेब ब्राउज़र माने जाता है, जिसमें गूगल क्रोम आता है, मोजिला फायरफॉक्स आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 आता है, 9 आता है, 8 आता है, ये सारे इसमें आते हैं। आपके ओपेरा आता है, ये सारे वेब ब्राउज़र की श्रेणी में आते हैं, जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। विंडोज़, यूनिक्स, लाइनेक्स ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण माने जाते हैं। अगला है 107 प्रश्न, ये RPSC ने डिलीट कर दिया है, इसको ज़्यादा माथामारी करने से कोई मतलब नहीं है, तो इसको RPSC ने डिलीट कर दिया। अगला है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो आप सबको पता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो CPU को कहा जाता है। तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, लेकिन CPU इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर देवें। CPU का पूरा नाम क्या है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है वो हमें बताना है। तो एप्लीकेशन में वर्ड प्रोसेसर आता है, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है इसमें कौन सा नहीं है। तो इसमें वर्ड प्रोसेसर आता है, एंटीवायरस आता है, रेल रिजर्वेशन सिस्टम आता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये नहीं आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 नंबर विकल्प। अगला है, बच्चों की सक्रिय व्यस्तता को सुनिश्चित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे। बच्चों की सक्रिय व्यस्तता को सुनिश्चित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर विकल्प। सभी विकल्प सही है। प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, सिद्धांत के लिए चिंतन करना।
अगला है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां बनी है। ये इसमें कौन सी प्रक्रिया है वो दर्शा रही है कि कक्षा में रचनात्मक रूप से अधिगम की परिस्थितियां बन रही है या हो रही है। तो 111 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा, आपके सभी विकल्प इसके सही माने जाएंगे। संदर्भीकरण, सहयोग और संज्ञानात्मक। थोड़ा सा मैं आज जल्दी चल रहा हूँ, फास्ट चल रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों ये फास्ट हो रहा है। अगला है, शिक्षाविद जो रचनावादी दृष्टिकोण स्वीकार नहीं करते हैं वे हैं। रचनावादी दृष्टिकोण स्वीकार नहीं करते हैं वे हमें बताना है। तो वो आपको पता है कि जे.बी. वाटसन है वो रचनावादी दृष्टिकोण स्वीकार नहीं करते हैं, ये व्यवहारवादी माने जाते हैं। जबकि वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे है, जेरोम एस ब्रूनर है, ये रचनावादी दृष्टिकोण के समर्थक शिक्षाविद माने जाते हैं। समूह के नेता होने के नाते संस्था प्रधान से क्या अपेक्षाएं हैं। संस्था प्रधान से क्या अपेक्षाएं हैं, तो वो क्या अपेक्षाएं हैं, संस्था के वांछित उद्देश्यों को प्राप्ति में सहायक हो। संस्था के वांछित उद्देश्यों को प्राप्ति में सहायक हो, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक अनुकूल समय सारणी बनाते समय निम्न में से किसे महत्व नहीं दिया जाता। तो किसे महत्व नहीं दिया जाता, उसे विद्यालय के प्रकार को महत्व दिया जाता है, सरकारी नियम एवं अधिनियम को महत्व दिया जाता है, विषय के अपेक्षित महत्व को एवं कठिनता स्तर को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन कठोरता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प। अगला है, वर्तमान में सामाजिक एवं संवेगी अधिगम के तहत किशोरों में से संबंधित कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर विकल्प, सभी सही है। नैतिक शिक्षा, हिंसा निवारण और विद्यालय अनुशासन। अगला है, फायरवॉल क्या करता है। फायरवॉल क्या करता है, तो फायरवॉल क्या करता है, ये एक ऑथेंटिसिटी लगाता है। ऑथेंटिसिटी लगाता है, ये क्या होता है, कुछ सर्टिफाइड होते हैं उनको ऑथेंटिसिटी लगाता है, राइट करने में, ये ऐसे सिग्नेचर करने में सहायता करता है फायरवॉल। किशोरों द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपयुक्तता के अनुकूल करना दर्शाता है। किशोरों द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपयुक्तता के अनुकूल करना दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो वो संवेगी परिपक्वता दर्शाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर विकल्प। तो आज के वीडियो में हमने 60 प्रश्न पढ़ लिए हैं। आज के वीडियो में 60 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं और इस वीडियो को बनाने में टाइम भी लगा है, एडिटिंग में टाइम लगता है, तो मेरे साथ थोड़ा सा आप कोऑपरेट ज़रूर करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रत्येक आने वाले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बनी बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। प्रत्येक आने वाले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।